नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी पेपर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 3 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी आपको समझा रखा, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने समझाया था आपको। आधे घंटे की क्लास है दोनों, आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में अगर ये क्लास आप देखेंगे आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। आपको इतना डिटेल में कहीं पर और कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके लिए पूरी विस्तार से तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। आज क्या पढ़ना होता है आपको? प्रादेशिक भूगोल पढ़ना, रीजनल ज्योग्राफी। आपको प्रथम प्रश्न पत्र है ज्योग्राफी, बी फिफ्थ सेमेस्टर का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। बी तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2026-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर ये, ठीक है। और चर्चा करने का प्रयास चैप्टर संख्या 3, जिसमें आपको पढ़ना क्या बेटा? चैप्टर संख्या 3 में क्या पढ़ना है? प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? पहले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया था। पहला चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा था प्रादेशिक, मतलब प्रदेश के बारे में, प्रदेश की परिभाषा, अर्थ विशेषता, महत्व, सब कुछ आपको बताया था, ठीक है। उसके प्रकार, प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ा। और तीसरा चैप्टर आपका है प्रादेशिक नियोजन, जो आपका किया जाए भारत में या प्राचीन भारत में योजना निर्माण की विधियां, यानी कि योजना कैसे बनाई गई। प्राचीन भारत की बात बेसिकली की जा रही है। प्राचीन भारत में बेसिकली हम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास रहेगा हमारा, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके लिए जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रस्तुति की जा रही है। तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों को एक जबरदस्त तरीके से आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया है। ये सब पीडीएफ आपको मिलते भी रहेंगे। आपके लिए पूरे कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। पीडीएफ नोट्स और सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से सारे चैप्टर की क्लास मिलेगी। आपको सब कुछ आपको मिलता रहेगा, रिवीजन क्लास, पीडीएफ नोट, सब कुछ मिलेगा। प्राचीन भारत में योजना निर्माण का अर्थ, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालिएगा बेटा, प्राचीन भारत में योजना निर्माण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। आइए सरल शब्दों में सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। देखिए बेटा, प्राचीन भारत में योजना निर्माण की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में योजना निर्माण का अर्थ है संसाधनों का उपयोग और विकास इस प्रकार करना कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, ठीक है। इस युग में योजनाएं केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्कृति, धर्म और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आपको यहाँ पर के अनुरूप समाज के समग्र विकास पर केंद्रित थी। यानी पर्यावरण का जो विकास हुआ बेटा, यानी कि जो खास करके प्राचीन भारत में योजना बनाई गई, वो केवल संसाधनों का उपयोग और विकास जो हुआ एक प्रकार से केवल उसी पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसमें केवल समाज में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संतुलन बना रह सके, इस पर भी ध्यान दिया गया। हर एक मामलों पर ध्यान दिया गया। यानी कि प्राचीन भारत में योजना निर्माण का अर्थ क्या है? संसाधनों का उपयोग और विकास इस प्रकार किया जाए कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संतुलन बना रह सके, पर्यावरण भी ठीक ठाक रह सके, समाज के सभी लोगों तक पहुंच सके चीजें, और अर्थतंत्र में कोई बदलाव ना हो, मतलब सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो, परफेक्ट हो, संतुलित हो। इस युग में योजनाएं केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्कृति में भी धर्म और पर्यावरण के अनुरूपता, पर्यावरण के अनुरूप थी, पर्यावरण के अनुरूप समाज के समग्र विकास पर केंद्रित थी। ये परिभाषा आप दे सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक जबरदस्त परिभाषा आपके लिए तैयार की गई। देखिए, प्राचीन भारत की योजनाएं मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की अद्भुत मिसाल थी। प्राचीन भारत की जो भी योजनाएं बनाई गई हैं वो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की अद्भुत, चूंकि आप देखते हैं प्राचीन भारत में प्रकृति को भगवान के रूप में माना गया और आज भी माना जा रहा है हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो इसमें क्या हुआ कि जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर रहती हैं कि भाई संस्कृति तो का विकास हो, सभ्यता का विकास हो, हमारा विकास हो, लेकिन वह विकास ऐसा ना हो कि पर्यावरण उससे दूषित हो जाए, समाज उससे दूषित हो जाए। ऐसा विकास जिससे पर्यावरण और सब कुछ एकदम से संतुलित रहे, बना रहे अच्छे तरीके से, प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल बना रहे। अगर प्रकृति चाहे तो मनुष्य का एलिमिनेशन कर देगी, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर मनुष्य चल पाएगा तो आगे बढ़ेगा। प्रकृति के विपरीत जिस दिन काम करना शुरू करेगा मनुष्य, उसी दिन मनुष्य का विकास जो है वो शुरू हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहला चीज क्या होगा? प्रादेशिक नियोजन का अर्थ आप लोगों ने समझा, क्या नाम है इसका?
प्राचीन भारत में योजना निर्माण का अर्थ आपने समझा कि ये अर्थ होता है, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में योजना का निर्माण कैसे होता था। क्योंकि सबसे पहली योजना का निर्माण सिंधु घाटी में आपको दिखता है प्राचीन भारत में। प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में योजना का निर्माण कैसे हुआ। देखिए मुख्य विशेषताएं जो रही इसकी, की पॉइंट्स, की फीचर्स जो हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बाबू, आप इसको जानने का प्रयास करें। सबसे पहली बात है नगर नियोजन जो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, नगर नियोजन की बात हम करेंगे, ठीक है। देखिए नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग, देखिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दो शहर बड़े फेमस शहर हैं। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े फेमस शहर हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, ईंटों के मकान और बहुस्तरीय जल निकासी व्यवस्था, यह सब उन्नत योजनाओं का प्रमाण है। यानी यहाँ पर आप देखते हैं ईंटों के मकान बने थे, और भी ईंटें कैसे थे, पक्के थे। ईंटें मतलब जो सड़कें बनी थी वो ग्रिड पैटर्न पर थी, एकदम से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के बगल में नाली थी, और वह नाली जो थी बेटा, उस नाली के ऊपर जो था वो पक्की नालियां थी, उसकी नालियां ढकी हुई होती थी। नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था थी। नालियों के पानी जो थे एक विशेष जगह पर जाकर के इकट्ठा होते थे, गिरते थे वो, और नदी नालों में मिलकर के बह जाते थे। यानी गंदगी की व्यवस्था, गंदगी साफ करने की व्यवस्था, सब कुछ अलग थी। स्नानागार था जहां लोग जाकर के नहाते थे, सिंचाई की व्यवस्था थी, सब कुछ था, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता जैसे शहरों में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी, जो कि एक योजना की, एक प्लान था। ईंटों के मकान थे, बहुस्तरीय जल निकासी व्यवस्था थी, नाली के माध्यम से सब कुछ व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये एक अच्छी योजना, उन्नत योजना का एक प्रमाण है। दूसरा जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलता है प्राचीन भारत में, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। देखिए बड़े बड़े स्नानागार, कुएं और जलाशय जो नगरों की जरूरतें पूरी करते थे, उन सभी का निर्माण भी आप देखते हैं यहाँ पर किया गया, ठीक है। बड़े बड़े स्नानागार बने जहां पर लोग जाकर के नहाते थे किसी विशेष फंक्शन में, या फिर वैसे भी कुएं बनवाए गए, जलाशय बनवाए गए, जहां पर जल जो है इकट्ठा किया जा सकता था, और जल की पूर्ति के लिए लोग उस पर निर्भर रहते थे। तो एक पूरी व्यवस्था है, ये एक प्रबंधन है, ये भी योजना का एक भाग है। प्राचीन भारत में ऐसी योजनाएं होती थी, योजना प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक योजना। तीसरी बात, व्यापार और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखिए व्यापार मार्गों और वस्त्र उद्योग के लिए विशेष क्षेत्रों का नियोजन किया गया। आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा के बीच में व्यापार हो, या मिस्र की सभ्यता से आप देखते हैं अलग अलग देशों में भी व्यापार हुआ करता था उस दौरान भी। यानी हर एक मामलों में आप देखेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं कि योजना थी, प्लान था, हर चीज का एक प्लान था, ठीक है। चौथी बात, पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी थी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस था। यानी नगरों के निर्माण जलवायु और स्थलाकृति की विशेषताओं के अनुरूप थे। जो भी एक प्रकार से नगर का निर्माण होता था वो जलवायु और स्थलाकृति, इनकी दोनों की विशेषताओं को ध्यान में रख करके किया जाता था। यानी कि जो भी प्लान होता था नगर नियोजन का, वो सब एकदम से परफेक्ट होता था, उसमें जलवायु की व्यवस्था की जाती थी, ध्यान दिया जाता था। अगला तीसरा पॉइंट, वैदिक काल में योजना का निर्माण। तो अब आपने क्या समझा, मोहनजोदड़ो वाला समझ लिया, मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था थी। अब वैदिक काल में कैसी व्यवस्था थी, तो प्राचीन भारत में ही वैदिक काल, प्लानिंग इन वैदिक पीरियड। देखिए मुख्य जो योजनाएं बनाई गई की प्रैक्टिसेस जो आपकी बात की जाए, जो है किसमें, वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे पहले कृषि योजना जो थी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्लानिंग कैसे थी उसको समझते हैं। एग्रीकल्चरल प्लानिंग की अगर बात करें बेटा, तो ऋग्वेद में क्या हुआ है, ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि में सुधार की बात करी गई है। साथ ही साथ में फसल चक्र, यानी एक साल में कितनी फसलें बोई जाएंगी उसका एक चक्र है, साइकिल है, ठीक है। और पुनः उसी साइकिल में आकर के जैसे आज धान हमने बोया, फिर जो है इतने समय में आकर के फिर हम उसी समय धान बोते हैं, इसका भी प्रावधान था। सिंचाई प्रणालियों का एक, मतलब सिंचाई प्रणाली, सिंचाई कैसे की जाती थी उसका भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक सिंचाई की व्यवस्था की बात हो, या कृषि भूमि के सुधार की बात हो, या फसल चक्र की बात हो, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती है। यानी एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था। दूसरा चीज है सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था इसका। देखिए ग्राम व्यवस्था थी, ग्राम व्यवस्था और सभा, ग्रामों में सभा और समिति जैसे बड़े बड़े संस्थान भी थे, इनका गठन था, जो शासन और न्याय प्रणाली का आधार बन सकते थे या बनते थे। यानी इसमें सभा और समितियों के माध्यम से लोगों को न्याय मिलता था, लोगों को एक प्रकार से उचित दंड मिलता था। जो व्यक्ति गलत काम करता था उसको दंड का प्रावधान, जो अच्छा काम करता था उसको पुरस्कार की बात, सब कुछ आपको देखते हैं सभा समितियों के माध्यम से मिलता था। यानी गांव स्तर पर भी एक राजनीतिक या एक सामाजिक संगठन बना था, सामाजिक ढांचा था, जो कि सभी नियम कायदों को बनाता था। नियम का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान करता था, नियम को फॉलो करने पर आपको पुरस्कृत करता था, अगर अच्छे काम आपने किए तो आपको
शाबाशी वाहवाही दी जाती थी। ये तमाम सारी चीजें। तीसरी बात, वैदिक पीरियड में आर्थिक विकास भी था, आप देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए व्यापारिक मार्गों और धातु उत्पादन केंद्रों की योजनाएं भी आप देखते बनाई गई समय समय पर, किसमें, वैदिक काल के दौरान। वैदिक काल में चाहे हीरा सोना चांदी की बात करी जाए, तांबे की बात करी जाए, आपको कहीं ना कहीं पे दिखने का प्रयास हो जाते हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण संतुलन। वैदिक काल में सॉरी, वैदिक काल में पर्यावरण संतुलन पर बड़ा ध्यान दिया गया। इन्वायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन यानी पर्यावरण के बीच में तालमेल बैठाने का काम इसमें आपको मिलता है। जैसे कि समझने का प्रयास करें, जैसे कि आप देखते हैं वनों का संरक्षण हुआ, पशुपालन की सुव्यवस्थित योजना हुई, पशुओं को पाला जाता था और वनों का संरक्षण ताकि जो है जंगल बचे रह सके, तो ये सब वैदिक काल में होता रहता। तो ये सब भी एक रीजनल प्लानिंग के तहत होता था पशु इसमें। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताने का प्रयास करूँ, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे क्लास से जुड़ना है, ठीक है, हमारे लाइव क्लास में जुड़ना है आपको, तो आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिए। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, इसके बाद में भी तमाम क्लासेस आपकी आती रहेंगी। क्या करेंगे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपना सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। आपके लिए एक स्कैनर भेजेंगे आपके पास, आप उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको लाइव क्लास का लिंक मिलता रहेगा, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिवीजन क्लास आपको मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको व्यवस्थित क्रम में मिलेगा। एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की क्लास, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट तैयार किया जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर के, और इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा। मॉडल पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टाइप जो होगा उसका भी होगा, लिखित अनि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस का भी होगा, सब कुछ। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उनको सॉल्व करवाया जाएगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों को सॉल्व करवाया जाएगा। सब कुछ आपको बेटर अंदाज में मिलेगा, यानी कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूरी तैयार करवाई जाएंगी। तो क्रैश कोर्स मात्र 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट के लिए पूरी व्यवस्था आपके लिए की गई है। जिनको भी जुड़ना तुरंत जुड़ जाए। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैध सिलेबस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है उन सभी में यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक जगह पर, आप तुरंत जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा समय अगर आपका ले लेंगे तो आप सोचे गुरुजी समय ले रहे हैं। चलिए, अगला जो आप देखते हैं, अब प्राचीन काल में ही मौर्य काल भी प्राचीन काल में आता है। मौर्य काल में क्या व्यवस्था थी योजनाओं की? देखिए हेडिंग डालेंगे मौर्य काल में योजना निर्माण, प्लानिंग इन मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि नगर नियोजन कैसा था, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट। देखिए पाटलिपुत्र के नगर नियोजन में सड़कों का जाल, किलों और उद्यान में बाग बगीचा का समावेश किया गया है, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त प्लानिंग है, जबरदस्त योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया है। ठीक है, ये एक अर्बन प्लानिंग आप देख सकते हैं किसमें, मौर्योत्तर काल में, सॉरी मौर्य काल के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात। सिंचाई व्यवस्था भी आपको खूब मिलेगी बढ़िया तरीके से, सिंचाई योजनाएं। ठीक है, इरिगेशन प्लान्स, देखिए नहरों और जलाशयों का निर्माण कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, तो सिंचाई योजनाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, नहरों का निर्माण हुआ या जलाशयों का निर्माण हुआ, ये सब किया गया उस दौरान। ठीक है, चाणक्य का अर्थशास्त्र एक जबरदस्त नमूना है ही उस समय का। चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य का पूरा नाम है विष्णु, मतलब प्राचीन नाम क्या था इनका, पहले का नाम विष्णुगुप्त नाम था इनका। ठीक है, इन्हीं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया, उनको पढ़ाया लिखा, उनको शस्त्र विद्या सिखाई, और घनानंद जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे उनको मार भगाया गद्दी से, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सम्राट बनते हैं, और पूरे भारत को अखंड भारत बनाने का काम जो है इन्होंने ही किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी ने। ठीक है, तो इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, इसमें पूरा नगर नियोजन के बारे में सब जो है, एक दुर्ग कैसे बनवाए, किला कैसे बनवाए, रक्षा कैसे करनी, सब कुछ एकदम से, राज्य का निर्माण कैसे होगा सब कुछ बताया था। राजस्व टैक्स कैसे लेना है, कर व्यवस्था पूरी, भूमि सुधार के लिए तमाम व्यवस्थाएं, और उद्योगों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको दिख जाता है। यानी मौर्य काल जो प्राचीन इतिहास का है उसमें आपको जो प्लान है या जो निर्माण है योजना का, वो अच्छे तरीके से आपको दिख जाता है। ठीक है,
प्रादेशिक नियोजन आपको दिख जाता है। पर्यावरण संरक्षण भी आपको देखते हैं मौर्य काल में आपको मिलेगा। देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वनों और जल स्रोतों की रक्षा के लिए राज्य के स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थी ताकि जो है सरकारें जो है उसको काम करे और इसके विकास करे, ऐसे चीजें करी जाती थी। मौर्य काल के दौरान आप देखिए पर्यावरण का संरक्षण भी उचित मात्रा में हुआ है। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अब गुप्त काल और उत्तर गुप्तकालीन योजनाओं के बारे में समझे, क्योंकि मौर्य काल के बाद में जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें वही सब चीजें आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, तो इन चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जो है उत्तर भारत में या फिर मौर्य काल की अगर बात की जाए, मौर्य यानी गुप्त काल और उत्तरकालीन योजना। उत्तर माने होता है गुप्त काल के बाद की योजना। गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, और स्वर्ण काल किसी भी काल को ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे एक रीजन होता है, और वह रीजन होता है बेटा यही, ठीक है, कि आखिरकार उसका योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गुप्त काल में सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित काम किया गया है। प्लानिंग इन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्ता काल के बाद, ठीक है। सबसे पहली बात, शिक्षा का केंद्र यहाँ पर आपको बनाएगा तमाम सारी शिक्षा का केंद्र, हेडिंग डालेंगे सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, इन सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है की गई शिक्षा के लिए। योजनाबद्ध दृष्टिकोण है ये, शिक्षा के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का निर्माण करोगे ताकि बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेकर के पढ़ सके, ये भी एक योजना है। इसके अलावा दूसरा काम क्या किया गया बेटा, कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ, यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का विकास आप देखते हैं गुप्ता पीरियड में आपको दिखाई पड़ता है। मंदिरों और स्तूपों का योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करवाया गया, जो कि एक जो है रीजनल प्लानिंग के तहत आपको दिखता है, एक प्लान है जो आज भी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं बिल्कुल, जो मंदिर बनाए गए, स्तूपों का निर्माण जो करवाया गया गुप्त काल के समय के तमाम लेख हैं, वो सब आज भी एक ऐतिहासिक वो बने हुए हैं, ठीक है। मिस्ट्री, तमाम सारी चीजें मिस्ट्री भी, अभी तमाम सारी चीजें हल भी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में कला और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भी योजनाएं बनाई गई उसमें, ठीक है। तीसरी बात यह है नगर और ग्राम योजना, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग जो हुई इसमें गुप्ता काल के दौरान। गुप्त काल में नगरों का विस्तार और ग्राम पंचायतों का गठन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये भी एक रीजनल प्लानिंग का हिस्सा है। रीजनल प्लानिंग में आपको ये मिलता है गुप्ता पीरियड में। गुप्त काल में क्या हुआ, नगरों का विस्तार भी किया गया और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया ताकि जो है चीजों को व्यवस्थित किया जा सके, चीजों को समानता के दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखा जा सके। प्राचीन भारत में योजना का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम चीजों को आपको बताने का प्रयास। प्राचीन भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य क्या रहा, क्या उद्देश्य रहा इसका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंशिएंट प्लानिंग, यानी अभी तक आपने योजना का निर्माण समझ लिया, अब योजना निर्माण क्यों किया गया प्राचीन भारत में, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्यों किया गया प्रादेशिक नियोजन, ठीक है, योजना का निर्माण क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा, क्यों करते हैं इसका। पहला उद्देश्य समग्र विकास करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों का संतुलित विकास करने के लिए जरूरी होता है कि हम क्या करें बेटा, हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें। जो योजना होती है वो सभी को बराबर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम करती है। इस तरीके से समग्र विकास जो होता है वो सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों का संतुलित विकास होता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण करना ये सबसे जरूरी होता है। इस उद्देश्य से, संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से भी आप देखते हैं कि ये चीजें करी गई। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, सतत माने होता है एक दृष्टि से उपयोग करें, एक विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करें संसाधनों का, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए वो चीजें बची रह सके, ठीक है, और उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें अधिक से अधिक। तो इसके लिए भी इसका ये भी उद्देश्य है। एंशिएंट काल में योजना निर्माण का ये भी उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है योजना निर्माण का, तीसरा उद्देश्य सुरक्षा और प्रशासन, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए राज्यों और सीमाओं की सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए भी एंशिएंट पीरियड में योजना का निर्माण किया गया, यानी ये भी उद्देश्य है राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और सुव्यवस्थित प्रशासन चलाने के लिए एक योजना बनाने का काम किया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये काम करता है एंशिएंट भारत में योजना निर्माण, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी के लिए, सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समान न्याय की व्यवस्था करने के लिए भी जरूरी है योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। योजना निर्माण के उद्देश्य जो रहे हैं
वो इस तरीके से रहे हैं पूरे के पूरे एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट इंडिया में, जो कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा। अब निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत ही जरूरी होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, और आप इन चीजों को अगर समझेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। निष्कर्ष कह सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर से ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 को मैं एक आध घंटे क्लास दूंगा। यूनिट नंबर 2 आपका एक ही चैप्टर में खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष तौर पर आप कह सकते हैं शुक्लाचार्य पॉइंट के अनुसार ये परिभाषा तैयार की गई है। प्राचीन भारत की योजनाएं वर्तमान समय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक मोटिवेशन का रिसोर्स है। आप हम सीख सकते हैं प्राचीन भारत में इन योजनाओं से कि हमको करना क्या चाहिए। ठीक है, इन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी योजनाएं भी बना सकते हैं। इनमें टिकाऊ विकास यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, बचाव किया जाए, उसकी गुणवत्ता को बचाए रखा जाए, और सामाजिक समरसता, समाज में समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, इन सभी को बढ़ावा। इन सभी के सिद्धांत जो है इसमें अंतर्निहित थे, किसमें? प्राचीन भारत की योजना जो है निर्माण में। प्राचीन भारत की योजना का निर्माण इन सभी एक प्रकार से चीजों के माध्यम से ठीक लगता है, और इस तरीके से मैंने आपको चीजों को समझा दिया। ठीक है, जिनको भी एक प्रकार से हमारे से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मैंने वीडियो में बता ही रखा है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका यूनिट आएगा, आपका यूनिट नंबर 1 आज समाप्त है, यानी 3 चैप्टर आपका हो गए। 3 चैप्टर में आपका इकाई संख्या 1 समाप्त हो गई। इकाई संख्या 2 में आपको क्या पढ़ना है बेटा? इकाई संख्या 2 में आपको पढ़ना टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजन्स। तो इन सभी के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से मैं समझा दूंगा यूनिट नंबर 2 को। फिर इसके बाद में हम इकाई नंबर 3 में चर्चा करेंगे डायमेंशंस ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग। ठीक है, डायमेंशंस उसके बारे में पूरा मैं आपको, डेलिमिटेशन उसके बारे में मैं पूरा समझा दूंगा आपको, यूनिट नंबर 3 भी एक वीडियो के माध्यम से। यानी कि यूनिट 3 तक आपका पूरा लगभग में समाप्त हो जाएगा, फिर आगे चल करके हम चर्चा करते रहेंगे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और हो सकेगा तो मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के माध्यम से, महामारथन क्लास के माध्यम से सभी यूनिट्स को 1-2 वीडियो के माध्यम से कवर करके पूरा सिलेबस आपका परीक्षा के अंतिम तक समाप्त करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के क्वेश्चंस पूछा आता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के एक दिन में पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा कर दूंगा। भारत में जो स्वतंत्र भारत में जो नियोजन रहा है उसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य है वो चर्चा कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, मजा आया पढ़ने में? अगर मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए गुरुजी हाँ ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करें, ऐसे ही मजा आता है पढ़ने में, और इस तरीके के लेक्चर जब आप देखते हैं तो आपके लिए व्यवस्था मैं करता रहूंगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। क्या इसी तरीके की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं हाँ गुरुजी ऐसे ही वीडियो। ठीक है, धन्यवाद बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए तो आप 3 वीडियो आपकी हो गई, यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो गया, यूनिट नंबर 2 जल्दी आपके समक्ष आएगा। ठीक है, धन्यवाद।